हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आपसे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। एक परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाभिक वास्तव में न्यूक्लियस होता क्या है। द एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। किसी भी परमाणु के दो पार्ट होते हैं, एक उसका न्यूक्लियस और दूसरे उसके इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल या उदासीन, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। किसी भी न्यूक्लियाइड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स, ए एंड जेड। ए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब क्या हो गया? उसका मास या उसका द्रव्यमान, वो हम ए से डिनोट करेंगे। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या, और प्रोटॉन्स की संख्या को हम क्या बोलते हैं? उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम किसी भी न्यूक्लियाइड को लिखेंगे तो एक्स, ए एंड जेड। ए उसका मास और जेड उसका एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में से उसके परमाणु क्रमांक को हम माइनस कर देंगे, तो उससे हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या का ज्ञान हो जाएगा। अब पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय बलों के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो एक बार फिर उसको भी अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ए न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन्स। अभी जैसे पिछले स्लाइड में अपन ने देखा कि जो एक नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर उसमें और साथ में उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अ रिपल्सिव फोर्स वर्क बिटवीन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻14 से -15 मीटर की रेंज का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उस उतनी छोटी सी जगहों पे हम प्लस और प्लस वाले प्रोटॉन्स को रखते हैं, तो प्लस और प्लस में क्या होगा? रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस ओवरकम विद दीज रिपल्सिव फोर्सेस टू गिव अ स्टेबल न्यूक्लियस। और जो नाभिकीय बल होते हैं वो नाभिकीय बल क्या करते हैं? उस प्रतिकर्षण बल को ओवरकम करके उस न्यूक्लियस को स्टेबल या स्थायी बना करके रखते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय द एक्सचेंज ऑफ न्यू पार्टिकल्स, मेसॉन्स। पिछली बार जब मैंने आपको ये बात बताई थी न्यूक्लियर फोर्सेस में कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो सकते हैं, उनमें विनिमय होता है एक नए पार्टिकल का, जिसको हम बोलते हैं मेसॉन्स। मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बाय युकावा। युकावा एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है किसी परमाणु का, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा मेसॉन्स भी होते हैं, जिनको जो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। A neutron by accepting and pi positive meson converted into a proton। एक न्यूट्रॉन होता है, वो जैसे ही एक पाई पॉजिटिव मेसन को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन में। मतलब न्यूट्रॉन किस में चेंज हो गया? प्रोटॉन में। किसकी हेल्प से? पाई पॉजिटिव मेसन की हेल्प से। इसको हम क्या बोलते हैं? विनिमय या पाई पॉजिटिव का विनिमय। अ प्रोटॉन बाय इजेक्टिंग एंड पाई पॉजिटिव मेसन कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन। और इसी तरीके से प्रोटॉन क्या करेगा? जैसे ही पाई मेसन को इजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। A neutron by ejecting pi minus meson converted into a proton, and a proton by accepting a pi negative meson converted into a neutron। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, और ये चेंज किसकी वजह से होते हैं? मेसॉन्स की वजह से। और इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर बल, नाभिकीय बल उत्पन्न होते हैं। Two neutron can exchange pi zero mesons which result in the exchange forces between them। और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते, दो न्यूट्रॉन्स भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं पाई जीरो मेसॉन्स की वजह से।
This exchange of meson is responsible for the generation of exchange energy which is responsible for the stability of the nucleus. और युकावा ने हमें क्या बताया कि ये जो एक्सचेंज होता है इन मेसॉन्स की वजह से, इसकी वजह से एक एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज फोर्सेस, विनिमय बल उत्पन्न होते हैं, और ये जो एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं यही इस न्यूक्लियस को, इस नाभिक को स्थायी बनाते हैं। ये देखिए, ये रदरफोर्ड का जो बहुत ही विश्व विख्यात एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें इस बात का पता चला कि जो परमाणु होता है उसका एक हिस्सा नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये अपन ने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। ये एक गोल्ड फॉइल है और यहाँ पर हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स इसके ऊपर डाले। ठीक है, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। इस स्क्रीन की वजह से क्या होगा, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स इसके ऊपर जाएंगे, ये इससे टकराकर जिस जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ सब ये इन्होंने स्क्रीन लगाई थी, इस स्क्रीन में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो अपन ने पढ़ा हुआ। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। इन अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स सीधे गुजर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री पे वापस टर्न हो गए थे, और कुछ एंगल के बाद में जा कर के टर्न हुए थे। तो उन्होंने बताया था ट्रांसमिटेड बीम्स लिटिल और नो डिफ्रैक्शन। ए जो थी ये वाली ए, देखिए ये, इसमें कहीं कोई डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये सीधे के सीधे इसमें से गुजर गई। बी स्कैटर्ड बीम, जिसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन था, बी, ये देखिए ये वाली है, ये हमारी यहाँ से जा रही थी, इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ और ये इस जगह आ गई। सी स्कैटर्ड बीम, जिसमें लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, सी, ये वाली देखिए ये थी, ये बहुत कम थी, जो तुरंत वापस लौट गई। अब वापस क्यों लौटी, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट से टकराई, न्यूक्लियस वाले पार्ट से टकराई। और उससे पहली बार रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो बहुत ही छोटे आकार का होता है, और इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल्स उससे जाके टकराई वो तुरंत 180 डिग्री में वापस यहाँ पर आ गई। अब हमको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसेंबल और ब्रेक अ होल सिस्टम इनटू द सेपरेट पार्ट्स। अब किसी भी पार्ट की अगर हम बाइंडिंग ऊर्जा या बंधन ऊर्जा का नाम लें तो बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पूरी तरीके से तोड़ दें। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिसेंबल और ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, वो ऊर्जा जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दे। और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दीज कंपोनेंट पार्ट्स आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इनको। तो बंधन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो अनंत दूरी पर स्थित न्यूक्लियनों द्वारा उस नाभिक का निर्माण करने पर मुक्त होती है, या फिर यह वह ऊर्जा है जो किसी नाभिक को उसके न्यूक्लियॉन्स में पूर्णतः विच्छेदित करने हेतु दी जाती है। दूसरा होता है मास डिफेक्ट या ऊर्जा क्षति, द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट मीन्स द्रव्यमान क्षति। द मास ऑफ एन एटमिक न्यूक्लियस इज यूजुअली लेस देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। अब किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसका जो टोटल द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान उसके जो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनके वास्तविक द्रव्यमानों के योग के से कम होता है। दिस मिसिंग मास इज़ नोन एज द मास डिफेक्ट। अब जब वो उससे कम होता है तो जो मास मिस हो गया, जो मास कम हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। एंड दिस रिप्रेजेंट द एनर्जी दैट वाज रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस वाज फॉर्म्ड। और ये वो ऊर्जा है जो कि निकलती है जब न्यूक्लियस का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर जब किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका द्रव्यमान जितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसके बराबर उनका द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, उससे हमेशा कम होता है।
उस वो जो बीच का बचा हुआ पार्ट हो गया, द मिसिंग मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। इस मिसिंग मास को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। और ये द्रव्यमान क्षति क्या होती है? जब ये न्यूक्लियॉन्स मिलकर के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो ये रिलीज होती है, ये ऊर्जा बाहर निकलती है। अब एटॉमिक मास यूनिट, ये आप प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, द मिसिंग एनर्जी दैट कीप्स द न्यूक्लियस टुगेदर। और ये जो मिसिंग एनर्जी होती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, ये वास्तव में क्या करती है? ये इन न्यूक्लियॉन्स को स्थायी बनाती है, बांध के रखती है। क्योंकि अपन को पता है उनमें से पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर पॉजिटिव और उदासीन है, तो इनको आपस में बांध के रखने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वही वाली बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहलाती। अब इसको एक बार अपन कैलकुलेशन करके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है। हाइड्रोजन का एक एटम हुआ तो ए तो क्या है, आपको दिख रहा है इसमें ऊपर 1 and 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था? मास एंड एटॉमिक नंबर। तो इसमें मास ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमको दोनों का मास दिया है। जब हमने इसको प्लस किया तो ये हमारा कितना आ गया? ये एटॉमिक यूनिट में इसका मास आ गया। ठीक है, लेकिन जो हम मास हाइड्रोजन का मेज़र करते हैं वो कितना आता है? ये वाला मास आता है। होना क्या चाहिए? ये वाला होना चाहिए। जो हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है वो हमारी क्या कहती है कि उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों के मास को आपने प्लस कर दिया, ये आना चाहिए। लेकिन वास्तव में आता कितना है? ये वाला आता है। डिफरेंस कितना हुआ? 0.002388 एटॉमिक मास यूनिट का। तो ये क्या कहलाएगा? मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। और ये किस में चेंज हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारा है बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन, और इसके बाद वाला जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें हम इसके आगे के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।